नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका जीके का 5 मिनट शो में। और आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिसको हम एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या रासुका के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद अनिवार्य टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है। और इस टॉपिक में आज मैंने एक भी धारा का संकलन नहीं किया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो मैं आपके लिए नोट्स बनाकर आज लाया हूं इसमें एक भी धारा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक काफी पुराना परंपरागत टॉपिक है और इसकी केवल 18 इसमें धाराएं होती हैं। और जो इसकी मुख्य मुख्य धाराएं हैं वो आपसे सब पूछी जाती रही हैं या पूछी जा चुकी हैं। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका अंतिम समय चल रहा है, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको वो 2-4 धाराएं इसकी मिल जाती होंगी और वही रिपीट होने की संभावना बनेगी यदि धाराएं आती हैं तो प्यारे बच्चों, मैं इस क्लास में ऐसा क्या लेकर आया हूं? मैं इस क्लास में लेकर आया हूं समझ। इस टॉपिक को कैसे समझा जाए, इस टॉपिक के वो पहलू जहां से आपसे व्याख्यात्मक वर्णनात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये टॉपिक, ये जो एक्ट है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका, ये टॉपिक दरअसल भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। इस टॉपिक का उद्देश्य है, इस कानून का उद्देश्य है कि यदि किसी व्यक्ति पर सरकार को किसी भी प्रकार का शक है कि यह व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको बिना वारंट के, बिना उसको बताए गिरफ्तार करने की आजादी देता है, गिरफ्तार करने का अधिकार देता है ये अधिक कानून। तो इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं जो एक विद्यार्थी को पेपर देने से पहले इसका पता होना चाहिए। आइए उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसकी। और शुरुआत आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में ये आया था। इसको एनएसए या रासुका भी कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे आप, इसकी प्रकृति कैसी है। तो देखिए, जितने भी कानून होते हैं भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, जितने भी कानून हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रिवेंटिव, दूसरे होते हैं प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव इंग्लिश के शब्द हैं, हिंदी में बता देता हूं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक और प्रिवेंटिव का मतलब होता है दंडात्मक। और मैंने लिख भी दिया, दोनों एक दूसरे के विलोम है कानून की भाषा में। प्रिवेंटिव कानून है, ये इसका नेचर है कि ये अपराध होने से पहले अपराध को रोकने वाला कानून है। निवारक, प्रिवेंटिव, रोकने वाला। ये दंड देने के लिए नहीं है, दंडात्मक नहीं है, इसकी प्रकृति दंडात्मक नहीं है। ये दंड देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो कानून है ये अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है। बच्चों, ये बात आपको बेहद जरूरी समझनी चाहिए। बड़ी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, दरोगा की परीक्षा आप देने जा रहे हैं और इस तरह के सवालात आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दो प्रकार के कानून होते हैं। हमने जितने अभी तक पढ़े हैं वो सब प्यूनिटिव पढ़े हैं अब तक, मतलब वो अपराध होने के बाद दंड देने वाले कानून हैं, लेकिन ये अपराध को रोकने वाला कानून है। ठीक है, दूसरा, इसका आधार क्या है। ये जो कानून है इसका आधार संविधान है। संविधान का एक आर्टिकल है 22 क्लॉज 3, 22 अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तार व्यक्तियों को संरक्षण देता है। उसी में एक 22(3) है जिसमें कहा गया है, निवारक नजरबंदी की बात की गई है कि यदि किसी व्यक्ति पर शक है तो आज आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जो एक्ट है ये 22(3) में बताया गया है और इसीलिए जो एक्ट है आप समझिएगा कि इस आर्टिकल के आधार पर ही इस एक्ट को बुना गया है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस एक्ट की पृष्ठभूमि में। ये कोई नया कानून नहीं है। जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने भी कई सारे ऐसे कानून हम भारतीयों पर थोपे थे, जिसमें से एक कानून था 1818 का, 1818 का बंगाल विनिमयन एक्ट। बंगाल इंग्लिश में क्या होगा, बंगाल रेगुलेटरी एक्ट। बंगाल में बढ़ रही
राष्ट्रीय चेतना की गतिविधियों को काउंटर करने के लिए वहां की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, गवर्नर का उस समय शासन हुआ करता था, वो एक एक्ट लेकर आए थे और उस एक्ट में साफ साफ कहा गया था यदि हमें किसी पर शक होगा, यदि किसी भारतीय पर हमें शक होगा तो उसे हम बिना उसे कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हैं। समय बीता, फिर एक और एक्ट आया था हमारे यहाँ, रोलेट एक्ट 1919। आप जानते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कानून का काला कानून कहकर विरोध भी किया था। क्यों था यह काला कानून? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट था बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून था। अर्थात जिस किसी भारतीय क्रांतिकारी पर या भारतीय पर क्रांतिकारी होने का शक होगा, हथियार रखने का शक होगा, कोई बम फोड़ने का शक होगा, उसको ये काम करने से पहले ही हम क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। और बच्चों ऐसा लाया गया था, ये कानून जो लाया गया था, ये भारतीय क्रांतिकारियों की कमर तोड़ने के लिए ही लाया गया था। इसका भरसक विरोध हुआ, आप जानते हैं, रोलेट एक्ट। ठीक है, इसके बाद समय बीता, हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद 1950 में हमने निवारक निरोध अधिनियम लाया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि यदि किसी पर हमें शक होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। निवारक निरोध, अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी, कब? अपराध होने से पहले। इस कानून में कुछ कमियां थी, 1969 में सरकार आई, सरकार ने इसको चेंज कर दिया और फिर अब एक नया कानून लेकर आया, मीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। रासुका ने यानी एनएसए ने किस कानून को रिप्लेस किया है? मीसा को रिप्लेस किया है। अर्थात 1980 में रासुका था जो आज हम पढ़ रहे हैं, रासुका से पहले ये किस नाम से नहीं था? मीसा। मीसा कब आया था बच्चों? 1971 में। कब तक रहा? 1977 तक। मीसा का मतलब था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अर्थात यह कानून भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लाया गया था, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी। इसीलिए जब सरकार चेंज हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो फिर यह कानून को समाप्त कर दिया गया और फिर नया कानून आता है, कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो इस कानून के बारे में ही आज हमें थोड़ा सा पढ़ना था, लेकिन यह पृष्ठभूमि है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। खासकर मीसा को जरूर ध्यान कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कानून इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था और इंदिरा गांधी सरकार के समय जो इस कानून पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीवन रेड्डी थे। नीलम संजीवन रेड्डी के बारे में एक पॉइंट आप हमेशा बार बार पढ़ते हैं कि वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, अर्थात उनके सामने किसी दूसरे राष्ट्रपति ने चुनाव नहीं लड़ा था। प्यारे बच्चों, इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो ये 27 दिसंबर 1980 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, अर्थात राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी इसी दिन हुए थे। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, नीलम संजीवन रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे। इस कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? 18 धाराएं हैं। इस कानून को लाने का उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूं, लिख दिया है, भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करता है ये, को बनाए रखने के लिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को निवारक हिरासत, निवारक शब्द मतलब होता है अनिवार्य, हिरासत का मतलब होता है गिरफ्तारी, निवारक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। तो ये आप समझिएगा, एनएसए क्या करता है? ये काम करता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो उसने कुछ ऐसा किया हो या कुछ ऐसे ऐसा किया नहीं हो, ऐसा करने का उस पर शक हो कि वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचा सकता है, भारत के जिन देशों के साथ अच्छे संबंध है विदेशी देशों के साथ, उन संबंधों के लिए खतरा बन सकता है, या भारत में जो जरूरी वस्तुएं और सेवाओं की पूर्ति है उनमें कोई अगर बाधा डाल सकता है। यदि इन चारों में से कोई भी एक शक, संदेह किसी एक व्यक्ति पर है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है इस कानून के आधार पर। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत शानदार, ये मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं कि गिरफ्तारी का आधार क्या होगा। फिर से बता देता हूं, यदि उस व्यक्ति पर कोई ऐसा संदेह है कि वो देश की सुरक्षा में, देश की संप्रभुता, अखंडता को तोड़ने वाला हो, कुछ ऐसा करने वाला हो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें बाधा पहुंचाने वाला हो वो, या हमारे जिन देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जो हमारे विदेशी मित्र हैं, उस मित्रता में बाधा पहुंचाने वाला हो, या
मान लीजिए कुछ ऐसी रसद होती, कुछ ऐसी अनिवार्य चीजें होती, दवाई वगैरह कहीं पहुंचाने में बाधा डालने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम रासुका के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आप ध्यान कर लीजिएगा। अब बच्चा बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग की, कि अगर जो हमने अभी बताया कि गिरफ्तार करने का ये पॉइंट अगर वो करता है, इन चारों में से अगर उस पर कोई सा भी शक होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये गिरफ्तारी करने का आदेश कौन देगा? तो या तो उस जिले का डीएम या फिर पुलिस कमिश्नर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश या ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, इस गिरफ्तारी के बारे में सूचना राज्य सरकार को 12 दिनों के भीतर भीतर देकर उसका अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति को डीएम के कहने पर उठा लिया गया, तो अब वह डीएम साहब तुरंत राज्य सरकार को क्या दे देंगे? इसकी सूचना दे देंगे। अब राज्य सरकार 12 दिनों के भीतर अधिक यदि कह दे कि हाँ भाई ठीक है, आपने गिरफ्तार कर लिया, अच्छा कर लिया, तो फिर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अगर राज्य सरकार ने यह कह दिया कि नहीं भाई, गलत आदमी को आपने उठा लिया, तुरंत इसको बाहर कर दीजिए, तो 12 दिन के भीतर भीतर उसको छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे, अगर 12 दिनों के भीतर हमें अनुमोदन मिल गया, तो अब राज्य सरकार अगले 7 दिनों में केंद्र सरकार को इसकी सूचना देगी कि भाई हमारे फला फला डीएम साहब ने, फला फला पुलिस कमिश्नर ने एक व्यक्ति को रासुका के तहत गिरफ्तार किया है। अब आप मुझे बताइए, तो केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर इस बात की जानकारी राज्य सरकार केंद्र सरकार को देगा ही देगा। अब क्या होगा? ये जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, ये दोनों, इन दोनों को सूचना मिल चुकी है। अब सूचना मिलने के 3 सप्ताह के भीतर भीतर एक सलाहकार बोर्ड होता है। सलाहकार बोर्ड बच्चा या तो राज्य सरकार गठन करेंगी या केंद्र सरकार गठन करेंगी। इसमें 3 मेंबर होते हैं, और जो तीनों मेंबर होते हैं वो तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब समझे न्यायाधीश ही होते हैं। रिटायर्ड हो सकते हैं या वर्तमान में कार्यरत होते हैं, लेकिन तीनों ही क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। उन तीनों तक इस बात की सूचना पहुंचाना जरूरी है। 3 सप्ताह के भीतर भीतर इस केस को इस बोर्ड के पास रखना जरूरी है। जब ये केस इस बोर्ड के पास पहुंच जाएगा, तो ये जो बोर्ड है ये दोनों पक्षों को सुनेगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनेगा, और जिस बंदे को उठाया है, जिस बंदे को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, उसका भी ये क्या सुनेगा? उसका भी जो है पक्ष सुनेगा। उसके बाद ये निर्णय देगा। बोर्ड का निर्णय ही इसमें अंतिम है, ये ध्यान कर लीजिएगा। 2 बातें समझ लीजिएगा, या तो ये सरकारें बोर्ड तक बात आनी ना देती, सरकार अपने बिहाफ पर उसको छुड़वा देती, लेकिन अगर बात बोर्ड तक आ गई है, तो ये 3 सदस्यीय बोर्ड का जो भी फैसला होगा वो अंतिम होगा। अगर इसने कह दिया छोड़ दो, तो सरकार को छोड़ना पड़ेगा। इसने कह दिया गिरफ्तार करके आगे कानून की प्रक्रिया के तहत आगे इसको बढ़ाओ, तो फिर उसको गिरफ्तार करके आगे बढ़ाना पड़ेगा प्रोसेसिंग। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कितना समय लेगा? 7 सप्ताह। 7 सप्ताह के भीतर भीतर बोर्ड को अपना निर्णय देना ही पड़ेगा कि या तो छोड़ना है या फिर बंद करना है। और सुन लीजिएगा, जो भी बंदा गिरफ्तार किया गया है उसको 15 दिनों के भीतर गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। और सुन लीजिएगा, अगर किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है रासुका के अधीन, तो वो अधिकतम 1 वर्ष तक 12 माह तक क्या रह सकता है? गिरफ्तार रखा जा सकता है बिना किसी सुनवाई के। तो आप ये वाली बात ध्यान से समझ सकते हैं मेरी बात। ये जो चीज मैंने बताई है, मैं फिर से आपको बहुत धैर्य समझा देता हूं। बच्चों, यदि किसी पर हमें शक है, तो पुलिस कर्मी उसको गिरफ्तार करने से पहले या तो डीएम साहब से या कमिश्नर साहब से अनुमति लेंगे। डीएम साहब और कमिश्नर साहब को ही अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति को रासुका के तहत गिरफ्तार करने की अनुमति दे दे। यदि पुलिस ने उसको, डीएम साहब ने अनुमति दे दी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो अब यह सूचना डीएम साहब राज्य सरकार को भेजेंगे, और राज्य सरकार 12 दिनों के भीतर भीतर इस गिरफ्तारी को या तो सही सिद्ध करेगी या गलत सिद्ध करेगी। गलत सिद्ध करेगी, यही मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन यदि सही सिद्ध कर दिया, तो अब राज्य सरकार डीएम साहब को तो सही सिद्ध कर दी, लेकिन अब अगले 7 दिनों के भीतर इस बात की जानकारी किसे देगी? केंद्र सरकार को, कि भाई हमारे या हमारे डीएम साहब ने एक व्यक्ति को रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
अब केंद्र सरकार क्या काम करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक हलफनामा, एक रिपोर्ट किसको देंगे? एक बोर्ड को देंगे। ये जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड का काम ही होता है कि जो रासुका के अधीन कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उस पर जांच करना, उस पर सुनवाई करना, उस पर ट्रायल करना। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 3 सप्ताह, 7 दिन, 12 दिन और 7 सप्ताह। अब ये जब बोर्ड के पास चीजें आ जाती हैं, बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं। ये तीनों सदस्य दोनों पक्ष सुनेंगे और दोनों पक्ष सुनने के बाद 7 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय देंगे। इनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। ठीक है बच्चा, मैंने यहां पर एक चीज बताई कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो 1, 2, 3 दिन, 4 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप समझिएगा ये सामान्य गिरफ्तारी नहीं है, ये रासुका के तहत गिरफ्तारी है। तो इसमें आप समझिएगा कि 15 दिनों के भीतर उसको आप गिरफ्तारी का कारण बता सकते हो, उससे पहले बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया, आपने अगर किसी को गिरफ्तार किया है, कोई रासुका के अधीन गिरफ्तार हुआ है, तो वो सारी प्रोसेसिंग जो ये मैंने आपको बताई है 1 वर्ष में कंप्लीट होनी चाहिए। 1 वर्ष से अधिक, 12 महीने से अधिक आप किसी भी व्यक्ति को रासुका के ऊपर गिरफ्तार नहीं रख सकते। कुछ चीजों में अपवाद है, कुछ चीजों में अपवाद है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट वगैरह पे आपको डाउट है, उसके पास से कोई चीज पकड़ी गई है, तो आप उसके लिए समय अवधि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक केस बता देता हूं मैं आपको, एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी दरोगा वालों ध्यान से सुन लो। एक केस था AK राय बनाम भारत संघ। ये जो AK राय बनाम भारत संघ जो केस था, इस केस में, ये केस क्यों जरूरी है? क्योंकि इस केस ने NSA को मान्यता दी। इस केस ने NSA को बताया, क्योंकि कई सारे विवाद उठे थे कि NSA अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, 19 का उल्लंघन करता है, 21 का। तो ये जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साफ साफ आता है कि भैया ये जो NSA है, ना तो 14 अनुच्छेद का, ना अनुच्छेद 19 का, ना 21 का और ना ही 22 का कोई उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात वैलिड है, वैध है। इस केस के द्वारा ही NSA को वैधता का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक भी धारा नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, कोई धारा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ जानकारी। तो इसी जानकारी को आप लेके जाइएगा, मेरी वीडियो देखकर जाइएगा, और अगर यदि कोई सवाल आपको इस टॉपिक से मिलता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपका गलत नहीं होगा। बस 1-2 बार मेरी वीडियो बहुत ध्यान से ईयरफोन लगाकर सुन लीजिएगा, आपका काम यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।